हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इससे पहले यूनिट नंबर 1 में दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 1 में, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक के अंदर हमने मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट किया था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने कंप्लीट किया है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं और इसको हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसके अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है और दूसरा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो दो तरह के होते हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आपको दोनों सिस्टम का डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भाई इसका मेथड अप्लाई करेंगे या इसका मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है। जरा ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आप इसको सिस्टम को यहां पर ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए तीन इक्वेशन लिए। कितनी इक्वेशन है? तीन। ऐसा नहीं है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन ही इक्वेशन होंगी। नंबर ऑफ इक्वेशन तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पर या तो तीन इक्वेशन आपको मिलेंगी या चार इक्वेशन मिलेंगी। चार से ज्यादा का जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो नंबर ऑफ इक्वेशन तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो कितनी भी हो सकती है। अब यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल की बात कर लेता हूं। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल तीन है, एक्स वाई जेड। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर तीन वेरिएबल होंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल या तो तीन होते हैं या चार होते हैं। चार से ज्यादा जनरली नहीं आता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो। देखिए अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखें तो इसमें ये वाली जो टर्म है वेरिएबल है, ये टर्म भी वेरिएबल है और ये टर्म भी वेरिएबल है। क्यों है ये वेरिएबल टर्म? क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है एक्स वाई जेड। देखो इसमें भी वेरिएबल है तो इसका मतलब ये भी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है। तो अगर आप देखें लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म लिखी हैं सभी टर्म वेरिएबल है। क्लियर है? अब हम थोड़ा राइट साइड में चलते हैं। यहां पर राइट साइड में D1, D2, D3 ये तीनों की तीनों कांस्टेंट टर्म है। मैं इनको कांस्टेंट टर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये कैसे टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देख सुनो मेरी बात। देखिए अगर किसी सिस्टम में कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब यहां पर जो D1, D2, D3 है, अगर ये तीनों के तीनों जीरो हो जाए तो ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये सिस्टम होमोजीनियस बन जाएगा। देखो इसमें क्या अंतर है, यहां पर D1, D2, D3 तीनों की वैल्यू जीरो है, मतलब इसमें सभी टर्म वेरिएबल हैं, एक भी टर्म कांस्टेंट नहीं है। आप ध्यान से देखो, एक भी टर्म कांस्टेंट नहीं है, सभी टर्म वेरिएबल है। जबकि अगर आप इसको देखें तो यहां पर कांस्टेंट टर्म आ रही है। अगर चार इक्वेशन होंगी तो यहां पर D4 भी आ जाएगा, मतलब चार कांस्टेंट टर्म आएंगे। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पर जैसे तीन कांस्टेंट टर्म है, अगर इन तीन में से दो कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएं तब भी ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस ही रहेगा। देखिए ये सिस्टम होमोजीनियस कब बनेगा? ये सिस्टम होमोजीनियस तब बनेगा जब यहां पर सभी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जीरो आ जाए। मतलब D1, D2, D3 अगर तीनों जीरो होंगे तब ये सिस्टम हमारा होमोजीनियस बन जाएगा। मान लीजिए चार इक्वेशन है तो वहां पर D1, D2, D3, D4 भी आएगा। तो अगर चारों के चारों जीरो हो जाएंगे तो सिस्टम होमोजीनियस होगा और चार में से
अगर एक भी कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम हमारा नॉन होमोजीनियस ही रहेगा। जैसे कि यहां पर अगर ये D2 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, लेकिन ये 0 ना हो, तब भी हमारा सिस्टम नॉन होमोजीनियस ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हमें आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, इसको आप मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको इन्हीं दोनों को लिख सकते हैं। इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 12th में ये सिस्टम पढ़ा है और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा भी है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, इस समय आपको कुछ नहीं आता। मैं एकदम आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। तो अगर ये जो सिस्टम है, इसको हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इनको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, क्लास 12th में भी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तो वहां पर केवल 2 वेरिएबल होते थे। उसके बाद आपने 12th में पढ़ा, तो वहां पर 3 वेरिएबल होते थे और हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते थे। अब इसको हम बीटेक में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन भी 3 से ज्यादा हो सकती हैं। और यहां पर भी हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो क्लास 12 से डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही? चलिए, फिलहाल तो मैं आपको इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। तो अगर मुझे इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। देखिए, कुछ नहीं करना आपको। मैट्रिक्स कैसे बनेगी? देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान दें, कितनी रो है? 3 रो है यहां पर, मतलब 3 इक्वेशन है। तो जितनी इक्वेशन होती है उतनी मैट्रिक्स के अंदर रो बनेगी। तो यानी कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? 3। अब ध्यान से देखो जरा। देखिए, जो x का कोफिशिएंट है, आप ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? a1 a2 a3। तो x का कोफिशिएंट से आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, a1 a2 a3। कुछ नहीं करना, जो x के कोफिशिएंट है a1 a2 a3, ये तीनों मिलके फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। और जो y के कोफिशिएंट है, ये सेकंड कॉलम बनाएंगे मैट्रिक्स का, b1 b2 एंड b3। और जो z का कोफिशिएंट है, वो थर्ड कॉलम बनाएंगे, c1 c2 एंड c3। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनी है। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनी है। तो यहां पर हमने ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दी ना। अब यहां पर एक और मैट्रिक्स आएगी, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स होगी वेरिएबल की। कितने वेरिएबल है इसमें? 3, 1 2 3, एक्स वाई और जेड। तो इन तीनों को यहां लिखेंगे, एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू। अब यहां पर राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है, इनकी भी एक मैट्रिक्स बनेगी, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, D1 D2 एंड D3। यहां पर मैं एक पॉइंट आपको और क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये D1 D2 D3 हमेशा राइट साइड में ही होंगे। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इन D1 D2 D3 को लेफ्ट में लिख देते और इक्वल टू में कर देते हैं 0, जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो सोचे कि होमोजीनियस सिस्टम है। तो ध्यान रखना बेटा, होमोजीनियस सिस्टम में कांस्टेंट टर्म 0 होती है। होमोजीनियस सिस्टम और जो नॉन होमोजीनियस होता है, उसमें कांस्टेंट टर्म सभी 0 नहीं होती। तो कभी कभी इन कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट में लिख करके दे देते हैं, तो पहले आपको उनको राइट साइड ले जाना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म को। चलिए, तो यहां पर देखो, ये जो हमारी पहली वाली मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, कैपिटल ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, इस मैट्रिक्स को। और जो इक्वल टू में मैट्रिक्स लिखी है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। अब ये इक्वेशन आपको देख के याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, क्लास 12th का है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी याद आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए एक्स इक्वल टू बी। क्या आ गया हमारे पास? ए एक्स इक्वल टू बी। अब जरा ध्यान दो, यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड में ए इनवर्स से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाए। मैंने दोनों साइड में क्या किया? ए इनवर्स से कर दिया मल्टीप्लाई। क्यों किया? क्योंकि मुझे इधर से ए को रिमूव करना है। तो ए इनवर्स ए इंटू कितना होता है? आई। तो ये बन जाएगा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू
ए इनवर्स बी, है ना। और यहां आपको मालूम है जब x में i को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का यूज आप लोगों ने क्लास 12th में किया होगा मैट्रिक्स मतलब सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज आपने किया होगा। देखो इसमें क्या है, ए इनवर्स है, तो आपके पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है। अगर आप इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स को कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर दें और बी को भी पुट कर दें और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा आप क्लास 12th में करते थे। और क्लास 12th में जो ए इनवर्स है, इस ए इनवर्स को क्लास 12th में आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे। मैं फॉर्मूला एक बार आपको बता देता हूं कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको याद आ रहा होगा इस फॉर्मूले से आप इनवर्स निकालते थे, लेकिन आप बीटेक के अंदर इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज हमें नहीं करना है क्योंकि इससे आसान मेथड हमारे पास है, इससे आसान मेथड हमारे पास है। देखिए क्लास 12th में इन इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि हमें इनवर्स निकालना पड़ता था, लेकिन यहां पर इजी हो जाएगा, क्लास 12th से भी इजी हो जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर हमारे पास आसान मेथड है। तो इसका यूज आप नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही, इसका यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए हम क्या करेंगे। देखिए हम यहां पर लिखेंगे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है अभी समझाता हूं। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे और यहीं से हमें आंसर भी मिलेगा। अब जरा ध्यान से समझिए क्या है ये मैट्रिक्स, देखो कैसे बनेगी ये मैट्रिक्स ये समझिए। देखो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो ए और बी से मिलकर बनती है, ए से और बी से। कैसे बनेगी, देखो पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर आप सेमीकोलन लगाएंगे और फिर बी लिखेंगे। ये तो हो गया इसका नोटेशन, इसको हम कहते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखिए देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। मैट्रिक्स ए ये रही आपके पास, तो A1 A2 एंड A3, उसके बाद B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3, इस तरह से आप लिखेंगे। तो आपने अभी क्या लिखा, ए मैट्रिक्स लिखी। अब आपको क्या करना है, इस ए के साथ बी को भी मर्ज करना है, मतलब ए मैट्रिक्स के अंदर आपको बी मैट्रिक्स भी लिखनी है। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर आप सेमीकोलन लगाएंगे इस तरह से, ये सेमीकोलन आप लगा देंगे, है ना। और इसके बाद आप यहां पर ये पूरी जो ये कॉलम है D1 D2 D3 इसको लिख देंगे, D1 D2 एंड D3, और ये आपकी आ गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। आप सीधे इसको देख के भी लिख सकते हैं। देखो पहला कॉलम जो है वो x का कोफिशिएंट है, दूसरा कॉलम जो है वो y का कोफिशिएंट है, और तीसरा कॉलम जो है वो z का कोफिशिएंट है, और फोर्थ कॉलम आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से आप ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से। अब आगे क्या करना है ये अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए जरा, अब आ जाते हैं इस चार्ट पे। ये चार्ट आपके लिए बहुत काम का है, इस चार्ट को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी है कि कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से समझिए जरा एक बार। देखो ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो हमारा जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो ax इक्वल टू बी की फॉर्म का होता है। देख सकते हैं आप, ax इक्वल टू बी की फॉर्म का है, मतलब आप इस सिस्टम को ax इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, आपके पास इस तरह का सिस्टम गिवन होगा, इसको देख करके आपको ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना है, और उसके बाद इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की आपको निकालनी है रैंक, और रैंक कैलकुलेट करनी आपको आती है। अब यहां पर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहेगा कि सर रैंक कौन से मेथड से कैलकुलेट करें। तो बेटा मैं वैसे आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि हम रैंक यहां पर कैलकुलेट करेंगे इक्लियन फॉर्म से, क्योंकि इक्लियन फॉर्म से रैंक को कैलकुलेट करना सबसे आसान है। तो यहां पर आपको इक्लियन फॉर्म ही यूज करनी है, नॉर्मल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। मेरी बात को क्लियरली समझ लीजिए, नॉर्मल फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे, किसका करेंगे, इक्लियन फॉर्म का यूज करेंगे।
तो अगर आप इक्लियन फॉर्म को भूल गए हैं तो एक बार रिवाइज कर लें, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक बार उसको रिवाइज करके आए, उसके बाद आज का लेक्चर आपके लिए एकदम आसान लेक्चर रहेगा। चलिए, तो ये हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखो करना क्या है, हमें इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो जब आप इसकी रैंक निकालेंगे तो आप इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? इक्लियन फॉर्म में। और जब आप इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो आपको यहां से ए की रैंक भी पता चल जाएगी और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी पता चल जाएगी। मतलब आपको इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की रैंक भी पता चल जाएगी यहीं से, और इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी पता चल जाएगी। मतलब आप जब इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस एक मैट्रिक्स से आपको दो मैट्रिक्स की रैंक पता चलेगी। एक तो आपको ए की रैंक पता चल जाएगी और दूसरा आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक पता चल जाएगी। अब देखो आगे, अब ध्यान दो। तो आपको क्या करना है? रैंक निकालनी है ए की और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की। और ध्यान रखना, इन दोनों की रैंक अलग अलग कैलकुलेट नहीं होगी, इन दोनों की रैंक यहीं से मिल जाएगी आपको। तो आपको रैंक निकालनी है। चलिए, आपने रैंक निकाल दी। तो देखो अब यहां पर दो केस बन सकते हैं। आपने रैंक निकाली, दो केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? हो सकता है कि ए की रैंक और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल ना हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है दोनों की रैंक अलग अलग आए। तो अगर दोनों की रैंक अलग अलग है, मतलब दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, तो हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा सिस्टम होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन गिवन है उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम जब इनकंसिस्टेंट होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो आप क्या करेंगे? अगर दोनों की रैंक नॉट इक्वल है तो आप सीधे लिख देंगे कि जो गिवन सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर होगी बात? चलिए, ये तो केस हुआ पहला केस। ना दूसरा केस, अगर दोनों की रैंक बराबर आ गई तो उसके बाद क्या होगा? भाई अगर दोनों की रैंक बराबर आ गई तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, और जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन करेगा एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन आएगा। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन आएगा। अब सवाल ये आता है कि जब सिस्टम कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन सॉल्यूशन भी तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कब यूनिक होगा और कब इनफाइनाइट होगा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर रैंक बराबर आ गई तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन आएगा तो दो केस बनते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होगा। तो अब जरा ध्यान देना, यूनिक कब होगा? देखिए, रैंक तो पहले से ही बराबर है। अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो यहां पर आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बोलो क्लियर है? तो अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर आपकी रैंक आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स की रैंक 3 आई और जो आपका सिस्टम है उसमें 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन भी 3 है और आपकी रैंक भी 3 है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। अब यहां पर दूसरा केस देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी रैंक तो बराबर है, रैंक तो बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके नंबर ऑफ अननोन 3 है लेकिन रैंक आपकी 2 आ रही है। रैंक कितनी आ रही है? 2। तो ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो है वो बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो इस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट। अब देखिए, सॉल्यूशन यूनिक होगा तो भी आपको कैलकुलेट करना है, अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी आपको कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा एक चीज हमेशा समझ लीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा कांस्टेंट की टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो हमेशा किसी कांस्टेंट टर्म के रेस्पेक्ट में आएगी। अब ये कांस्टेंट टर्म कहां से लाएंगे हम? तो अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। तो अगर आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो आपको क्या करना है? कंसिडर्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसिडर करना है, अपनी तरफ से मान लेना है। कुछ भी कांस्टेंट मान लेना, आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना? के मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानने, कितने मानने? अब देखो, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके सिस्टम में 4 अननोन है। कितने अननोन है? 4। और आपकी रैंक आई 3। तो आपको क्या करना है? 4 में से 3 को माइनस करना है, मतलब नंबर ऑफ अननोन में से रैंक को माइनस करना है। कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको एक कांस्टेंट लेना है। अब अगर मान लीजिए आपके
नंबर ऑफ अननोन 4 है लेकिन आपकी रैंक 2 आ गई, तो 4 माइनस 2 2। अब आप दो कांस्टेंट लेंगे, तो देखो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है n माइनस आर। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ अननोन है और जो r है वो रैंक है, तो n माइनस आर के बराबर आपको कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां पर आपको तीन इक्वेशन दे रखी हैं, हमें इन तीनों को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। क्या है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। देखिए लिखने का तरीका भी प्रॉपर होना चाहिए। x के देखिए यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी इक्वेशन लिखूंगा, लेकिन याद रखना x के नीचे x लिखना है, y के नीचे y लिखना है और z के नीचे z लिखना है। तो ये आएगा 3z इज इक्वल टू 4। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इक्वेशन लिखें तो x के नीचे x लिखें, जैसे यहां पर x है, ये x है। उसके बाद y के नीचे y लिखें, y और 2y। फिर z के नीचे z लिखें, z और 3z, और यहां पर 3 के नीचे 4, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। थर्ड इक्वेशन देखो, x प्लस 4y, x प्लस 4y। इसको क्या फायदा होगा ऐसे लिखने से वो भी मैं आपको बताऊंगा। x प्लस 4y, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू, यहां पर ये z, 9z इज इक्वल टू 6। तो आपको हमेशा सिस्टम को ऐसे ही लिखना है, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा आपको मैट्रिक्स बनाने में, मैट्रिक्स को बनाने में। तो इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर इस सिस्टम को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, तो इस सिस्टम को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखा जाएगा, देखो पहले मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी, तो x के कोफिशिएंट कितना है, 1 1 1, तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आएगा। y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आएगा 1 2 4 1 2 4। देखिए अगर आप x के नीचे x लिखेंगे, y के नीचे y लिखेंगे, z के नीचे z लिखेंगे, तो आपको मैट्रिक्स को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर देखो 139 139, ये लीजिए। उसके बाद यहां पर वेरिएबल मैट्रिक्स आएगी एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में कांस्टेंट की मैट्रिक्स आएगी 3 4 एंड 6। तो ये हमारा सिस्टम कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा सिस्टम। क्लियर है, ये ए है, ये एक्स है और ये क्या है, बी है। तो यहां पर ये ए, ये एक्स और इज इक्वल टू में बी। बात समझ में आ गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं अपने गिवन सिस्टम को। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं अपने गिवन सिस्टम को, वो मैंने आपको समझा दिया। ध्यान दीजिएगा, अब आगे देखो क्या करना है। तो ये तो मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखाया, लेकिन आपको लिखनी है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या लिखनी है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब मैं यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखने जा रहा हूं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा। ये इतना जो स्टेप है ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। आप सीधे इक्वेशन को लिखें और यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगले लेक्चर से, सॉरी अगले क्वेश्चन से मैं ऐसा ही करूंगा। चलिए, तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मुझे लिखना है, तो कैसे, नोटेशन क्या है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की, ए फिर सेमीकोलन आएगा और बी, ये हमारे नोटेशन हो गई, इज इक्वल टू। अब यहां पर मैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखने जा रहा हूं। कैसे लिखेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, मतलब एक्स के कोफिशिएंट 1 1 1, तो यहां पर आएगा 1 1 1। उसके बाद 1 2 4 1 2 4, उसके बाद 1 3 9 1 3 एंड 9 1 3 9, और यहां पर अब सेमीकोलन लगाना है ना, और सेमीकोलन लगा के अब ये वाला कॉलम लिखेंगे 3 4 6 3 4 6।
तो मुझे लगता है अब आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना भी आ गया होगा, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। अब हमें इसकी रैंक को फाइंड करना है, इसकी रैंक को फाइंड करना है। अब इसकी रैंक फाइंड करेंगे इक्लियन फॉर्म से। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर दीजिए। अब यहां पर देखो 3 रो है 4 कॉलम है, तो इसमें डायगोनल कहां मिलेगा? डायगोनल कहां मिलेगा? तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए डायगोनल की हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, लेकिन ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तो आप डायगोनल एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे। देखिए ये 3/4 की मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो आपको क्या करना है, इस 3/4 की मैट्रिक्स में 3/3 की मैट्रिक्स को देखना है जो शुरू में 3/3 की है। तो देखो अगर मैं इस कॉलम को हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो मेरी ये मैट्रिक्स 3/3 की है, और इस 3/3 की मैट्रिक्स में ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है। देखो ये 3/3 की मैट्रिक्स में क्या डायगोनल एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। तो जैसे ही आप डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करते हैं आपकी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को 0 करना है मुझे, क्योंकि यही तीनों डायगोनल के नीचे आ रहे हैं। और जैसे ही आप इन तीनों को 0 करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। तो यहां पर मुझे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। देखिए ये पहले से 1 है ना, तो मुझे क्या करना है, इस 1 के नीचे दोनों को 0 बनाना है। और आप अच्छे से जानते हैं इक्लियन फॉर्म में 1 बनाना कंपलसरी नहीं होता। हाँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कई बार 1 बनाते हैं, लेकिन बनाना कंपलसरी नहीं है। तो चलिए यहां पर 1 है, हमें इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए R2 में चेंज, R2 में चेंज, सीधे सीधे R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए, या आप इसको ऐसा लिख देंगे, है ना, R2 माइनस R1। उसके बाद R3 में चेंज, R3 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ R1, मतलब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनमें से माइनस कर देंगे। तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, देखिए कितना आएगा। तो इन दोनों ऑपरेशन को मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए कितना आएगा, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट को मैं कॉपी कर देता हूं, 1 1 1 और 3 सेम कॉपी किया है ना। उसके बाद सेकंड रो में चेंज है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, उसके बाद 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, उसके बाद 4 माइनस 3 1, ये आ गया। नाउ R3 में से भी R1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8 और 6 माइनस 3 3 आए। तो ये हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद आ गया। तो यहां तक मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे देखो, इसके बाद क्या करना है जरा देखो। तो यहां तक हम आ गए। अब देखो क्या करना है हमें, अभी हमारा डायगोनल के नीचे एक एलिमेंट और बचा है जिसको अभी 0 नहीं बनाया, इसको, है ना, तो ये 3। अब हमें इसको 0 बनाना है। भाई ये 4 जो है 3 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें इसको 0 बनाना है क्योंकि डायगोनल के नीचे है। तो अब इसके लिए ऑपरेशन लिखेंगे। देखिए R3 में चेंज, R3 में चेंज, यहां पर R3 में चेंज करेंगे, इसको 0 करना है, इसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से हम इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो R3 में चेंज, R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R2। देखो आपको क्या करना है, इस R2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए कितना आएगा, देखिए। तो यहां पर अब हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी, इज इक्वल टू, देखो पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहली दो रो को मैं सेम लिख देता हूं, 1 1 1 और ये 3। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 2 0 1 2 और यहां पर आएगा 1। उसके बाद थर्ड रो में चेंज आएगा, देखिए 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि जब आप 3 में से यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 3 माइनस, सॉरी R3 3 माइनस -3 0 आ जाएगा। अब इसमें देखो कितना आएगा, यहां पर 8 है, इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन जाएगा। तो 8 माइनस 6 2। उसके बाद यहां आइए, 3 माइनस 3 0, ये 0 बनेगा क्योंकि इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये बनेगा 0। कितना बनेगा? 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए रैंक कितनी आ रही है। देखो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं रैंक, ध्यान दीजिए, देखिए किसकी रैंक कितनी आएगी। देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैट्रिक्स ए कहां पर है, तो मैट्रिक्स ए तो ये वाला पार्ट है ना, ये है मैट्रिक्स ए। बात समझ में आ रही है? तो इक्लियन फॉर्म में क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है उतनी मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए मैट्रिक्स में, ए में, सिर्फ ए में बात कर रहा हूं, ए के अंदर कितनी नॉन जीरो रो है, तो देखिए ए के अंदर तो तीनों ही नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है? 3 है। बात समझ में आई क्यों है 3? क्योंकि आप इस ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स केवल यहां तक है, ये है ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितनी है? तीनों ही नॉन जीरो है। देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो। नॉन जीरो रो का मतलब होता है कि अगर रो के अंदर एक भी नंबर नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो होगी। जीरो रो क्या होती है? जिसके अंदर सारे जीरो हो। तो इसमें सारे जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है? 3। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बताओ कितनी होगी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, तो क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं कितनी है? देखो ये पूरी मैट्रिक्स ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। भाई इतना इतना पार्ट तो ए था और पूरी मैट्रिक्स क्या है? ऑग्यूमेंटेड है। तो अगर आप इसमें देखें तो मुझे ये बताइए इसमें कितनी नॉन जीरो रो है? देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी तो नॉन जीरो है। इसमें देखो यहाँ पर 2 आ गया ना, तो ये भी नॉन जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी रैंक भी क्या है? 3 है। तो आपके पास मैट्रिक्स ए की रैंक भी 3 है और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है। बात समझ में आ गई? तो अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है, अच्छा एक चीज और, यहां पर नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ अननोन है 3। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3 है। तो कौन सा केस बन गया? देखो एक तो दोनों की रैंक बराबर है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दूसरा रैंक बराबर है और नंबर ऑफ अननोन भी उतने ही है, मतलब रैंक दोनों की 3 है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया। कौन सा केस बन गया? यूनिक सॉल्यूशन का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हम यहां पर लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम, इज कंसिस्टेंट। जो हमारा गिवन सिस्टम है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है। एंड द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैज एंड हैव हैव यूनिक सॉल्यूशन। भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन कैसा है? एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक है। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन को हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहां तक तो समझ में आ गया। रैंक बराबर है, नंबर ऑफ अननोन भी बराबर है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा। देखो आपको क्या करना है, सीधे यहां पर आ जाओ मैट्रिक्स में, इस वाली मैट्रिक्स में जो आपने लास्ट में इक्विवेलेंट फॉर्म बनाई थी। इसमें देखो ये जो पहला कॉलम है ये एक्स का है, दूसरा कॉलम वाई का है और तीसरा कॉलम जेड का है और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू जेड जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू में कितना है? 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको वाई से करना है, इसको जेड से करना है और इक्वल टू में लिखना है 3। यहां पर देख के तो इक्वल टू में आ गया हमारे पास 3। ये थोड़ा सा ध्यान रखना जेड का, है ना, ये जेड है, टू जैसा लगता है लेकिन है जेड। चलिए अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे यहां से। देखो दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी। देखो यहां पर x का कोफिशिएंट तो 0 है तो इसको हटा दो, ये y का कोफिशिएंट है तो ये y बन जाएगा और ये 2z बन जाएगा। तो y प्लस 2z इक्वल टू 1, y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। और आगे बढ़ते हैं,
ना अब यहां पर आ जाओ थर्ड रो में, देखो x का कोफिशिएंट 0 है, y का भी 0, लेकिन z का 2 है, तो 2z इक्वल टू 0, 2z इक्वल टू 0, ये आ गया। बस यहां से इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, देखिए ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन नंबर 3 से सीधे सीधे z की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, क्या मिल रही है, 0। तो यहां से आप बहुत आसानी के साथ अपने सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि यहां से आपको z इक्वल टू तो मिलेगा 0, कितना मिलेगा, 0। आप यहां पर देखो, अब इस z को अगर आप यहां पुट कर दें तो देखो z को यहां पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। तो y की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि z 0 है, z को आपने यहां पुट करा 0, तो y 1 आ गया, तो y की वैल्यू 1 है। अब यहां पर आ जाओ, देखो z 0 है, y 1 है, तो अगर आप y की जगह 1 पुट करेंगे और ये 0 पुट करेंगे तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2, और यही आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब आप देख सकते हैं कितना आसान है। अगर आप यहाँ पर 12th वाला मेथड लगाते ना, 12th वाला, तो आपको मालूम है कितनी मेहनत करनी पड़ती, आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता, फिर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, तब जाके आपका सॉल्यूशन आता। और यहाँ पर कितनी आसानी से आ गया, कुछ नहीं किया। देखिए ये स्टेप भी मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखाया है, इसको भी मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया आपको। आप सीधे 3 इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ये ऑपरेशन लगा के आप इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से रैंक चेक करेंगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन था, तो यूनिक सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। टेस्ट द कंसिस्टेंसी फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट सॉल्व देम। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें ये चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन होगा, आगे सॉल्व नहीं करना, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो आगे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो मैं तीनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y। अब देखो x के नीचे x लिखेंगे, x y के नीचे y लिखेंगे, x प्लस 2y प्लस 3z, z के नीचे z लिखेंगे और इक्वल टू में 14। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, यहां से आ गया। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, और नेक्स्ट है x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30। तो ये हमने तीनों इक्वेशन को लिख लिया। अब देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब यहां पर मैं सीधे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूं ना, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, मैं सीधे यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी से, है ना। अब आप जानते हैं यहां पर ए क्या है और बी क्या है। तो ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी, पहले कॉलम में तो एक्स के कोफिशिएंट आएंगे, एक्स के कोफिशिएंट तीनों 1 है, तो 1 1 1, क्लियर है, 1 1 1। आगे बढ़ते हैं, फिर y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आएंगे, 1 2 4 1 2 4। फिर z के कोफिशिएंट यहां पर आएंगे थर्ड कॉलम में, 1 3 7 1 3 7। उसके बाद यहां पर सेमी कोलन लगाएंगे और ये फोर्थ वाला कॉलम लिखेंगे, 6 14 एंड 30, ये लीजिए, क्लियर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखिए क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक निकालनी है, वो भी इक्लियन फॉर्म से। किससे, इक्लियन फॉर्म से। तो चलिए इसकी रैंक को फाइंड आउट कर लेते हैं ना। इसकी रैंक देखो क्या करेंगे, यहां पर अगर आप देखें तो आपको यहां पर 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका, हाँ ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। देखिए इस कॉलम को भी छोड़ दो, है ना, इसको देखो 3x3, और ये आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है, तो आपको डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं जो डायगोनल की बात कर रहा हूं
वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, मैं पूरी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको कभी भी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आती है और आपको उसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टार्टिंग में जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल को देखो और उसके नीचे वाले नंबर आपको जीरो करने हैं। तो यहां पर डायगोनल के नीचे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन तीनों को जीरो करना है। तो पहले आप 1 के नीचे जीरो करेंगे, उसके बाद आप 2 के नीचे जीरो करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर ऑपरेशन लिख देता हूं, देखिए जरा। तो मुझे क्या करना है, R2 में चेंज और सीधे R2 में से R1 को करना है माइनस, R2 माइनस R1। उसके बाद R3 में चेंज और R3 में से भी सीधे माइनस करना है R1। ये मुझे करना है। तो देखिए कितना आएगा ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर R2 में से R1 को माइनस करना है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए कितना क्या चेंज आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 एंड 6, 1 1 और 6, 1 2 3 14, 1 2 3 एंड 14, 1 2 3 14, 1 4 7 30, 1 4 7 और 30, ये आ गया। क्लियर है? मैंने क्या किया, अच्छा ऑपरेशन तो लगाया ही नहीं, ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। देखिए जरा, मैंने यहां पर ऑपरेशन को नहीं लगाया, ऑपरेशन को लगाते हैं। देखो क्या करना है, R1 में R2 में से R1 माइनस करना है, R2 में से R1 को माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, उसके बाद 14 माइनस 6 8। अब यहां आ जाओ, R3 में से R1 माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, R3 में से R1, हाँ 7 माइनस 1 6 और यहां पर आएगा आपका 30 माइनस 6 24, ये आ गया 24। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, अब किसको जीरो करना है, देखो ये डायगोनल है, अब हमें इस 3 को जीरो करना है, इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए एक ऑपरेशन यहां पर मैं और लगाऊंगा, दैट इज R3 में चेंज, R3 में चेंज और क्या करना है, यहां पर इसके हेल्प से जीरो करना है। तो R3 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे, -3 टाइम्स ऑफ R2। तो देखिए कितना आएगा, यानी कि R3 में से -3 R2 करेंगे, तो यहां पर देखिए कितना आएगा। तो हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, देखिए तो यहां पर R3 में चेंज है, पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 और 6, 0 1 2 और 8। अब यहां पर देखो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो, ये तो जीरो था, ये जीरो बन जाएगा। अब यहां पर देखो कितना आएगा, ये -3 है, -3 इंटू 2 -6, दोनों को ऐड करेंगे जीरो बनेगा ये भी। यहां पर देखिए अगर मैं 8 को -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -24 बनेगा, इसका मतलब ये भी जीरो बन जाएगा। अब इस सिस्टम को देखो जरा ध्यान से, क्या पता चल रहा है यहां से, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आपको ए मैट्रिक्स कहां पर दिखाई दे रही है, ये इतना इतना पार्ट ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स में कितनी रो नॉन जीरो है, तो देखिए ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, इसमें तीनों जीरो, इसका मतलब ये जीरो रो है। तो मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है, 2। तो हमें यहां पर पता चल गया कि मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो 2 है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ए बी मैट्रिक्स, मतलब पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, पूरी मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रो है, तो देखो एक तो नॉन जीरो ये रही, एक नॉन जीरो ये रही, ये तो पूरी जीरो हो गई ना। तो इसका मतलब इस बार ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 ही है। तो ये तो फिर से दोनों की रैंक बराबर हो गई। अच्छा नंबर ऑफ अननोन चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन तो 3 है, एक्स वाई जेड। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर क्या सिचुएशन बन रही है कि जो ए की रैंक है और जो ए बी की रैंक है ये बराबर तो है लेकिन लेस देन एन है। लेस देन क्या है, एन, और एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन। बात समझ में आ रही है, यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको यह पता चल रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट तो है
लेकिन सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। क्यों है? क्योंकि यहां पर कौन सा केस बन गया? आपका केस बन गया ये वाला। देखो ये केस बन गया कि आपकी रैंक तो बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 3 है और रैंक आपकी 2 है, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ अननोन 3 है और रैंक कितनी है 2, तो 3 - 2 1। इसका मतलब आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको यहां क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब आप लिखेंगे क्या? द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन से क्लियर है? चलिए अब आगे देखो। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे। देखो इस पे आ जाओ वापस जहां से आपने रैंक लिखी थी, एक्स वाई जेड। भाई इनको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x 1y 1z यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारी? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? देखो यहां पर x का कोफिशिएंट 0 है तो y प्लस 2z इक्वल टू 8, y प्लस 2z इक्वल टू 8, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें तो सारे जीरो हैं तो इसकी तो इसमें कोई इक्वेशन बनेगी नहीं, मतलब हमारे पास केवल ये दो इक्वेशन बनेगी। भाई दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट ही होगा, है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर y प्लस जेड इक्वल टू 8 है, हमारे पास दो ही इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो लेट मान लेते हैं कि जो z इक्वल टू है जेड, हम जेड को मान लेते हैं, हम जेड को क्या मान लेते हैं? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं k। जेड को मैंने के मान लिया। देखिए किसी को भी मान सकते हैं, आप वाई को के मान सकते हैं, है ना, आप एक्स को भी के मान सकते हैं, किसी एक को आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो मैंने जेड को के मान लिया, अब मैं इस के की टर्म में सारे आंसर निकालूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर जेड के बराबर होगा तो वाई कितना होगा? अब एक काम करो, जेड की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो वाई प्लस 2k इक्वल टू में 8, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2k, 8 माइनस 2k। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिए ना। अब देखो आपके पास z आ चुका, y आ चुका, और z को और y को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो देखिए यहां पर x आ जाएगा आपका, x प्लस y कितना है? 8 माइनस 2k, 8 माइनस 2k, और z कितना है? z तो आपने k मान ही रखा है ना। तो z आपने कितना मान रखा? k इज इक्वल टू में 6। तो यहां से कितना आएगा देखो, x प्लस 8 माइनस के इज इक्वल टू 6, इनको राइट साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू के माइनस 2, के माइनस 2। देखिए के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास x आ गया। तो अब अगर मैं पूरा सॉल्यूशन एक साथ लिखूं तो देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है। मेरे पास z की वैल्यू आ रही है k, y की वैल्यू आ रही है 8 माइनस 2k, और x की वैल्यू आ रही है k माइनस 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। क्यों है इनफाइनाइट? क्योंकि देखिए के क्या, के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे जैसे के वेरी करेगा वैसे वैसे एक्स वाई जेड भी वेरी करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि के भी इनफाइनाइट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए। पहले क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन था, दूसरे क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है इसमें। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। अब हमें यहां पर ये शो करना है कि जो हमारा सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट। चलिए तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं। तीन इक्वेशन है हमारे पास, तीन ही वेरिएबल है अगेन।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में -3। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई -2z, 3x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू -2। और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस 4y, ये हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस या प्लस 7z इज इक्वल टू 7। एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू में 7। बस यही ध्यान रखना है आपको कि x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए, z के नीचे z आना चाहिए और कांस्टेंट तीनों एक साथ नीचे होने चाहिए, है ना, एक ही लाइन में। इससे क्या फायदा होता है, इससे आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और गलती भी नहीं होगी। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, अब यहां पर मैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को बना लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए और बी, ये मेरे पास आ गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। अब देखो एक्स के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 1 3 एंड 2, 1 3 2, 1 1 4, 1 1 4, 1 1 4 और जेड के कोफिशिएंट यहां पर आएंगे विद साइन 1 -2, 1 -2 और 7। उसके बाद सेमीकोलन लगा के आप कांस्टेंट को लिखेंगे -3 -2, -3 -2 और 7। ये हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है। अब यहां पर आप देखिए, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाई दे रही है 3/3 की और ये इसका डायगोनल है, तो आपको इन तीनों को जीरो करना है। आपको इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। इक्लियन फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर R2 में चेंज, चलिए ऑपरेशन में राइट साइड में लिख लेता हूं, R2 में चेंज। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, R2 में चेंज और क्या चेंज करेंगे, R2 में आप ऐड करेंगे -3 टाइम्स ऑफ R1, -3 टाइम्स ऑफ R1। उसके बाद आप R3 में चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे, R3 में आप ऐड करेंगे -2 टाइम्स ऑफ R1, -2 टाइम्स ऑफ R1, है ना भाई। 3 में से -3 करेंगे 0 बनेगा, 2 में से -2 करेंगे 0 बनेगा। अब यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो सेम लिखेंगे 1 1 1 और -3। सेकेंड रो में चेंज है, देखिए सेकेंड रो में क्या चेंज है, मैं सेपरेट कैलकुलेशन कर लेता हूं। 3 1 -2 और -2, 3 1 -2 -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, R2 में ऐड करना है -3 R1, -3 R1। तो यहां पर -3 -3 -3 एंड प्लस का 9 आएगा, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये 0 -2 -5 और प्लस का 7। तो यहां पर क्या आएगा, 0 -2 -5 एंड प्लस का 7 आएगा। क्लियर है, 0 -2 -5 और 7। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना, R3 में करना है। R3 कितना है, 2 4 7 7, 2 4 7 7। इसमें क्या करना, हमें -2 R1 ऐड करना, तो -2 -2 -2 -2 -2 -2 और -2 इंटू -3 प्लस का 6। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 2 5 और ये आ जाएगा 13। तो 0 2 5 एंड 13। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, किसको जीरो बनाना है, अब हमें इसको जीरो बनाना है क्योंकि ये डायगोनल है ना। तो हमें इसको जीरो बनाना है 2 को, और इस -2 की हेल्प से बनाना है। अब देखो यहां पर इसको 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बिना 1 बनाए ही ये 0 बन जाएगा। तो हम क्यों अपना एक स्टेप बढ़ाएं इसको 1 बना के। बात समझ में आ रही है, इक्लियन फॉर्म में 1 बनाना कंपलसरी नहीं होता है। चलिए बनाते हैं।
इसको जीरो बनाते हैं। तो देखो कैसे जीरो बनेगा, R3 में चेंज R3 प्लस R2 कर दीजिए, सीधे सीधे जीरो बन जाएगा। R3 में चेंज R3 प्लस R2 जीरो बनेगा। तो चलिए मैं यहां पर करता हूं, देखिए क्या आएगा। तो यहां पर हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी। कितनी आएगी देखो, R3 में चेंज है, R1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 और -3, 0 -2 -5 और ये आ जाएगा 7, 0 2 5, सॉरी इसमें तो चेंज करना था। हाँ देखो इनको ऐड करना है, 0 प्लस 0 0, ये 0, ये भी 0 बनेगा और ये बन जाएगा 20, क्योंकि 7 प्लस 13 कितना आता है 20। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो अब मैं यहां पर रैंक लिखने जा रहा हूं। मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है, देखो ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये इसकी रैंक देखनी है आपको। तो इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, दो, एक और दो। ध्यान से देखो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, 2, 1 एंड 2। इसका मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक है 2। कितनी रैंक है, 2 है। आगे बढ़ते हैं ना, रैंक ऑफ ए बी, ए बी की रैंक कितनी है। अब ध्यान से देखो इस ए बी, ये तो ए बी तो पूरी मैट्रिक्स है, इसमें कितने नॉन जीरो रो है, एक, दो, और देखो ये भी नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पर 20 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी रैंक है 3। यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए की रैंक और ए बी की रैंक इक्वल नहीं है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो ये कौन सा केस बन गया, ये केस बन गया हमारा जब दोनों की रैंक बराबर ना हो। तो अगर रैंक बराबर नहीं होगी तो जो हमारा गिवन सिस्टम है, तो द गिवन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट या द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो आगे हमें सॉल्व भी नहीं करना है, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो मुझे लगता है अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन कराए अभी तक, और देखो मैं तीनों क्वेश्चन कौन कौन से कराए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जब हमने किया तो हमने ए की और ए बी की रैंक निकाली, दोनों की रैंक बराबर आई थी, ठीक है ना, और दोनों की रैंक बराबर थी और नंबर ऑफ अननोन के बराबर थी। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा आया था, यूनिक आया था। सेकंड क्वेश्चन में हमारी दोनों की रैंक तो बराबर थी लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम थी, तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, इनफाइनाइट था। और हमने वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंसीडर किया था के, और के की टर्म्स में अपने आंसर को निकाला था। अभी जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया, इसमें दोनों की रैंक बराबर नहीं है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, और इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको यहां पर तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, यूनिक सॉल्यूशन का भी, इनफाइनाइट का भी, और नो सॉल्यूशन का भी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें अब नया कुछ नहीं आएगा, अब नया कुछ भी नहीं आएगा, जो मैं अब तक आपको सिखा चुका हूं उसी को बस थोड़ा सा और ज्यादा हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए यहां पर क्या कहा गया, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो क्या है, यहां पर 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 ही वेरिएबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर 2 कांस्टेंट है, एक लैम्डा और एक म्यू। हमसे ये पूछा है कि इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए अगर इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर नो सॉल्यूशन के लिए, मतलब अगर सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लैम्डा और म्यू कितना होना चाहिए, और अगर इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लैम्डा और म्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो ये खुद ही 2 बार रिपीट हुआ है 16 में और 18 में, और इसके जैसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दे रखे हैं बिल्कुल सिमिलर। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अब यहां पर देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इस सिस्टम को। तो यहां पर मेरे पास 3 इक्वेशन है, x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6। पहली इक्वेशन एक्स वाई जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू में 10, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। ये 3 इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, हमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना है ना। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, बस ये आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। देखिए यहां पर लिखेंगे x का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो 1 1 1। y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आएगा 1 2 2। z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में आएगा 1 3 और लैम्डा, 1 3 और लैम्डा। फिर यहां पर आप सेमीकोलन लगाएंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये फोर्थ कॉलम में आएंगी 6 10 एंड म्यू। ये आ गया आपके पास, है ना। ये आपके क्या है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अच्छा मैंने इसको सही से नहीं लिखा है ना, पहले मुझे क्या लिखना है, नोटेशन लिखना है। दिस इज द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब लिखेंगे तो देखिए यहां पर 1 1 1, उसके बाद 1 2 2 1 2 2, है ना, 1 2 2 1 3 लैम्डा 1 3 एंड लैम्डा 1 3 लैम्डा, उसके बाद 6 10 और म्यू। तो सेमीकोलन 6 10 एंड म्यू, ये हमारे पास है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसके बाद क्या करना है, सेम। अब इसमें आप देखो डायगोनल कहां पर है, इसमें आप देखो डायगोनल कहां पर है, तो डायगोनल देखो ये रहा, ये क्या है, डायगोनल है। तो आपको इसके नीचे के तीनों नंबर को जीरो बनाना है, इनको, इसके नीचे तीनों नंबर को क्या बनाना है, जीरो। तो चलिए बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहले 1 के नीचे दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, R2 में चेंज R2 माइनस R1, R3 में चेंज R3 माइनस R1। देखिए R2 में चेंज R2 माइनस R1, R3 में चेंज R3 माइनस R1। और यहां से अब हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, तो ए बी मैट्रिक्स कितनी आएगी, ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 1 1 और 1 1 और 6 1 1 6 1 2 3 1 2 3 और यहां पर आएगा 10। थर्ड रो में, एक मिनट, हमने तो R2 माइनस R1 करना था ना, R1 माइनस R2 करेंगे। चलिए देखिए R1 माइनस R2, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, उसके बाद 2 माइनस 1 1, उसके बाद 3 माइनस 1 1, सॉरी 3 माइनस 1 2, है ना, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, ये आ जाएगा 4। उसके बाद देखो यहां से R3 में से R1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। अब यहां पर देखो कितना आएगा, हाँ लैम्डा माइनस 1, यहां आएगा लैम्डा माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और म्यू माइनस 6, म्यू माइनस 6। अब आगे बढ़ो, अब किसको जीरो करना है, अब हमें जीरो करना है इसको, क्योंकि ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे एक नंबर और बचा, इसको भी जीरो कर देते हैं। तो चलिए इसको जीरो करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो R3 में चेंज, देखिए अगर आपने इक्लियन फॉर्म पढ़ लिया है तभी आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। R3 में चेंज R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहली दो रो तो सेम है, 1 1 1 और 6, है ना, उसके बाद 0 1 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 4, 0 1 2 एंड 4, ठीक है, 0 1 2 4। यहां पर देखो 0, ये भी 0,
यहां पर लैम्डा -1 में से -2 करेंगे तो लैम्डा -3 हो जाएगा, और यहां पर म्यू -6 में से 4 को माइनस करेंगे तो म्यू -10 आ जाएगा। ये आ इक्लियन फॉर्म आ चुकी है हमारे पास इक्लियन फॉर्म आ चुकी। अब हमें सिर्फ आंसर लिखना है। क्या करना है? आंसर लिखना है बस। देखिए जरा, अब आंसर कैसे पता चलेगा? देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी थी फॉर नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां के बाद देखिए, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतना काम तो आपको बिल्कुल सिमिलर तरीके से करना है। अब इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट को देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दें, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू कितना होगा। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इसका किसी भी इक्वेशन का, नो सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होता है? जब ए और ए बी की रैंक इक्वल ना हो। ए और ए बी की रैंक क्या ना हो? इक्वल ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ए, यहां से यहां तक आपकी मैट्रिक्स ए है, ये क्या है? ये मैट्रिक्स ए है। इसकी रैंक, इसकी रैंक और पूरी मैट्रिक्स की रैंक अलग अलग होनी चाहिए, है ना? तो देखो ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूं। देखो पहली दो रो में तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी पूरी रो, इसमें पूरी रो में कांस्टेंट आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, इसमें भी नंबर आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ डिपेंड है थर्ड रो पे। तो इसका नो सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी। ऐसा कब पॉसिबल है? देखो जरा ध्यान से देखो, अगर ये लैम्डा -3 जीरो के बराबर आ जाए, लैम्डा -3 कितना हो जाए? जीरो। देखो अगर लैम्डा -3 जीरो हो गया, मेरी बात को समझिए, अगर लैम्डा -3 जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है, इसकी रैंक कितनी है? 2 होगी। इसकी रैंक कितनी होगी? 2। बात समझ में आ रही? इसका मतलब अगर लैम्डा -3 जीरो के बराबर है, यानी कि अगर लैम्डा 3 के इक्वल है, इसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, लैम्डा अगर 3 के इक्वल है, तो मैट्रिक्स ए की जो रैंक है, मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो 2 होगी। लेकिन नो सॉल्यूशन तो तब आएगा ना जब हमारी ए बी की रैंक, ए बी की जो रैंक है वो 3 हो। क्यों? क्योंकि अगर ए की 2 है तो इसका मतलब ए बी की जो रैंक है वो ए के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ए की 2 है तो ए बी की 3 होनी चाहिए, क्योंकि ए बी की 2 से कम तो हो नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर जीरो है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यू -10 भी जीरो हो गया, अगर म्यू -10 भी जीरो हो गया, ध्यान से समझिए, अगर ये भी जीरो हो गया तो उसके बाद तो ए की रैंक भी 2 होगी और ए बी की रैंक भी 2 होगी और हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नो सॉल्यूशन हो तो ये म्यू -10 जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब म्यू की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो? तो नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा होना चाहिए 3 और म्यू होना चाहिए 10, क्योंकि अगर लैम्डा 3 होगा तो ये जीरो हो जाएगा और लैम्डा अगर 10 नहीं होगा तो यहां पर कोई ना कोई नंबर आएगा। इसका मतलब ए की रैंक 2 होगी और पूरी मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी, रैंक बराबर नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन मतलब हम यहां पर सेकंड पार्ट का आंसर लिखने जा रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, अब जरा यहां पर ध्यान दें। देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब आएगा? हाँ अब यहां पर समझिए, देखिए यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो रैंक बराबर होती है, रैंक क्या होती है? इक्वल होती है दोनों की, और नंबर ऑफ अननोन के बराबर होती है। इसमें कितने अननोन है? 3। इसका मतलब हमारी ए की रैंक भी 3 होनी चाहिए और ए बी की रैंक भी 3 होनी चाहिए। और ए की रैंक 3 कब होगी? जब लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए की रैंक 3 कब होगी? जब लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 के नॉट इक्वल टू 3 है तो इसका सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिक। अब आप कहेंगे सर म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो क्यों? क्योंकि अगर ये लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां पर कोई ना कोई नंबर आएगा।
अब अगर यहां पर कोई नंबर आ गया तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी 3 और ए बी की रैंक कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पर जैसे ही कोई नंबर आएगा तो ए की रैंक भी 3 होगी और पूरी मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होगी। ये चाहे कुछ भी हो, अगर ये 0 भी होगा ना तब भी पूरी मैट्रिक्स की रैंक 3 आएगी। तो इसका मतलब म्यू पे डिपेंड नहीं करेगी, म्यू कुछ भी हो सकता है। म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, म्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, है ना। यानी कि अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो लैम्डा और म्यू क्या होगा, लैम्डा और म्यू क्या होगा। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन में लैम्डा 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल, और म्यू कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अब यहां पर वापस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब बनता है जब दोनों की रैंक बराबर हो, ए की और ए बी की, और नंबर ऑफ अननोन से कम हो। इसमें नंबर ऑफ अननोन 3 है, इसका मतलब ए की रैंक भी 2 होनी चाहिए और ए बी की रैंक भी 2 होनी चाहिए, और दोनों की रैंक 2 कब होगी, जब ये भी 0 हो और ये भी 0, दोनों को 0 होना पड़ेगा, तब रैंक हमारी 2 आएगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दोनों को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, लैम्डा की वैल्यू 3, और लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका म्यू माइनस 10 है ये भी 0 होना चाहिए, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10। तो यहां पर आपके पास अगर आप चाहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो लैम्डा 3 होना चाहिए और म्यू होना चाहिए 10। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हमने यहां पर सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो यहां पर मैं आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करा दूंगा, इसमें जितने भी वैरायटी हो सकती है हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अप्लाई द मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो यहां पर क्या है, आपके पास चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल है और इक्वल टू में 0 है। लेकिन ध्यान रखना यहां ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। चलिए अब देखो यहां पर वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 3 है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें 3 इक्वेशन थी और 3 ही वेरिएबल थे। बात समझ में आ रही है, 3 इक्वेशन थी, 3 ही वेरिएबल थे। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां पर दो वैरायटी और हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके वेरिएबल 3 हो और इक्वेशन 4 हो, वेरिएबल 3 हो और इक्वेशन 4 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वेरिएबल 3 है इक्वेशन 4 है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें 4 रो आ जाएंगे मैट्रिक्स में। क्या आ जाएंगी, 4 रो मैट्रिक्स में आ जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वेरिएबल 4 हो और इक्वेशन 3 हो, जैसा कि यहां पर है वेरिएबल 4 है इक्वेशन 3 है, ऐसा भी हो सकता है। और एक और वैरायटी इसमें हो सकती है कि आपके पास इक्वेशन भी 4 हो और वेरिएबल भी 4 हो। तो यहां पर मैंने आपको सारी वैरायटी बता दी है। देखिए अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए, इनमें 3 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे। क्लियर है, इस इक्वेशन में यहां पर 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। एक क्वेश्चन आगे और आएगा, मैंने डीपीपी में दिया है, जहां पर 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। और एक और क्वेश्चन है जहां पर 4 वेरिएबल है और 4 ही इक्वेशन है। तो ये वैरायटी है जो इसके अंदर हो सकती है, करने का तरीका सबको सेम रहेगा। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन इक्वेशन को लिख लेता हूं और कांस्टेंट टर्म को मैं राइट साइड में लिखूंगा। देखिए जरा, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू -1। देखिए जब वेरिएबल 3 होते हैं ना तो 3 वेरिएबल जनरली एक्स वाई जेड दे देते हैं, लेकिन जब वेरिएबल 4 होते हैं तो वो x1 y1 z1, मतलब x1 x1 देखो यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, मतलब वो x1 x2 x3 x4 कर देते हैं। कभी कभी एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ जाता है, कभी कभी एक्स वाई जेड टी आ जाता है। मतलब वेरिएबल 4 होने चाहिए चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो यहां पर 4 वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4 की फॉर्म में। दूसरी इक्वेशन देखो 3x1, ध्यान रखना x1 के नीचे x1 लिखना है। 3x1 देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें x2 नहीं है, इसमें x2 नहीं है, तो क्या करें,
तो एक हमें तो x2 के नीचे x2 लिखना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 0 इंटू x2 लिख दीजिए। भाई कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, आप x2 के साथ में 0 कोफिशिएंट लगा दीजिए। भाई यहाँ पर x2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, x2 नहीं है, इसका मतलब ये कि x2 का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए x2 नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, x2 नहीं था इसलिए हमने 0x2 लिख दिया। आगे देखो ना, 2x3 माइनस का 2x3 और प्लस का 3x4, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, और इक्वल टू में -4। देखो x1 के नीचे x लिखो, x2 के नीचे x2 लिखो, x3 के नीचे x3 लिखो, x4 के नीचे x4 लिखो, गलती नहीं होगी, वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन देखिए, 5x1 प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, -4x2 -4x2, और इसमें x3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, x3 को हम 0 के साथ लिखेंगे, प्लस x4 इज इक्वल टू -3। तो आपको बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई वेरिएबल बीच में मिसिंग है तो आप उस वेरिएबल को लिखेंगे 0 कोफिशिएंट के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप x1 के नीचे x1 लिखेंगे, x2 के नीचे x2 लिखेंगे, x3 के नीचे x3 और x4 के नीचे x4 और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। इससे आपको कभी भी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखने में ना तो गलती होगी ना प्रॉब्लम आएगी। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, अब ध्यान दीजिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिए इज इक्वल टू, देखिए x1 के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे 1 3 5, 1 3 5। x2 के कोफिशिएंट यहां पर आएंगे, देखो साइन के साथ लेना, -2 0 -4, -2 0 और -4, -2 0 एंड -4, -2 0 -4। यहां पर देखो 1 -2 1 -2 और 0, यहां पर देखो -1 3 और 1, -1 3 और 1, ये लीजिए इज इक्वल, सॉरी इक्वल टू नहीं लिखना, हाँ। तो ये तो हमारे कोफिशिएंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सेमीकोलन लगाएंगे और जो आपका ये वाला कॉलम है इसको लिखेंगे -1 -4 एंड -3। अब देखो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बन गई, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 3/5 ऑर्डर की, 3/5 की बन गई। बात समझ में आ रही है। अगर देखो, अगर 4 वेरिएबल होंगे और 4 ही इक्वेशन होंगी तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी 4/5 की, 4/5 की। यहां पर बनी है 3/5 की। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में जिसकी वैल्यू कम होगी, मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक उसी के बराबर होगी। तो इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 होगी। मुझे एक बात बताओ, अगर इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 है तो क्या कभी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो पाएगी क्या? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ 4 वेरिएबल है और रैंक यहाँ पर मैक्सिमम 3 आ सकती है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल हमेशा रैंक से कम ही रहेंगे। कब? अगर आपके पास वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ उस केस में आपकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सिस्टम का कभी भी यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। मतलब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। अब यहाँ पर 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो मतलब 2 नहीं, एक ही पॉसिबल है, क्योंकि यूनिक की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसका मतलब या तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या इसका नो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना? यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर देखो यहां पर तो इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 4 है। अगर मान लीजिए आपके पास वेरिएबल 3 और इक्वेशन 4 हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? तो उस केस में सारी पॉसिबिलिटी रहेंगे, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। लेकिन अगर वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो यहां पर हमेशा 2 ही पॉसिबिलिटी रहेंगी, या तो नो सॉल्यूशन की या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी यहां पर खत्म हो जाती है। चलिए, हमें क्या करना है, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स देखनी है। देखो स्टार्टिंग में स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ये दिखाई दे रही है, दिख रही है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। उन दोनों को हटा दीजिए अभी, क्लियर है। तो इसका डायगोनल कहां है, ये रहा इसका डायगोनल।
आपको क्या करना है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है। इसका मतलब आपको इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना और इसको जीरो बनाना है। तो चलिए तीनों को जीरो बना देते हैं, है ना। पहले तो हम 1 के नीचे जीरो बनाएंगे, तो क्या ऑपरेशन लिखेंगे, R2 में चेंज, R2 में चेंज। देखिए 3 को जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो R2 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1। फिर हम R3 को जीरो बनाएंगे, तो R3 प्लस, मतलब इसको 5 को जीरो बनाएंगे, तो R3 प्लस -5 टाइम्स ऑफ R1, -5 टाइम्स ऑफ R1। चलिए देखिए, तो इसकी फर्स्ट रो में तो कोई चेंज है नहीं, तो फर्स्ट रो को सेम कॉपी करेंगे, फर्स्ट रो को सेम कॉपी करेंगे। चलिए कर देते हैं, 1 -1, 1 -1 +1 -1 और सेमीकोलन एंड -1, 1, सॉरी ये -2 है, 1 -2, देखिए 1 -2 +1 -1 -1, सेकेंड रो। अब सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाना है ना, 3 में से माइनस करना है 3R1, तो ये तो जीरो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखो, -3 × 2 ये 6 बनेगा, ये 6 बन गया। -3 × 1 -3, ये -3 है, और -2 -5 बनेगा, -5। यहां पर आ जाओ, -3 × 1 +3 और +3 6 बनेगा, फिर यहां पर सेमीकोलन आएगा। यहां पर आ जाओ, -3 × 1 +3 और ये -4, तो -1 बचेगा, ये लीजिए। अब यहां पर चलते हैं, देखो ये तो जीरो बन जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या बनेगा, जीरो। क्लियर है। अब इसको देखो जरा, 5R1 करना है, देखो -5 इंटू -2 प्लस का 10 बनेगा, और ये माइनस का 4 है, तो प्लस का 6 बचेगा। इधर आ जाओ, यहां पर देखो -5 इंटू -2 प्लस का 10 बनेगा, कितना बनेगा, 10, ये 10 आ गया। यहां पर आ जाओ, -5, एक मिनट, मैंने R2 में मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाँ ये गलत हो गया, इसमें R1 में करना है। देखो ध्यान से देखो, ये तो जीरो बन जाएगा, और यहां पर -5 इंटू 1 -5 इंटू 2, तो ये प्लस का 10 बनेगा, और ये माइनस का 4, वो तो 6 आएगा। यहां पर देखिए, ये -5 है और ये आपका क्या है, जीरो है, तो ये -5 आएगा। यहां पर कितना आएगा, -5 आएगा। आगे चलते, चलिए यहां पर आ जाइए, -5 इंटू -1 प्लस का 5 बनेगा, और ये प्लस का 1, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6। इधर आ जाए, अब यहां पर देखो 5 ये -1 इंटू -5 प्लस का 5 और माइनस का 3, तो प्लस का 2 बचेगा। ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई। मैंने इस बार कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी है, आप लिख करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें किसको जीरो बनाना है, अब हमारा टारगेट है इसको जीरो बनाने का, है ना, इसको जीरो बनाने का। तो चलिए इसको जीरो बना देते हैं। तो इसको जीरो बनाना तो बहुत आसान है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको 1 बनाना भी नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि 6 - 6 जीरो होता है। तो यहां पर R3 में चेंज करेंगे और R3 माइनस R2 कर देंगे सीधे सीधे। तो जैसे ही आप R3 माइनस R2 करेंगे, देखिए कितना आएगा, तो आपके पास यहां से आ जाएगा, देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 -2 +1 -1 सेमीकोलन -1, 0 6 -5 6 सेमीकोलन -1। अब देखो 0 - 0 0, 6 - 6 0, -5 -5 0, 6 - 6 0, और यहां पर 2, और ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो जो ए मैट्रिक्स है, ए वो ये है, और ए मैट्रिक्स में दो नॉन जीरो रो आ रही है, इसका मतलब ए की रैंक 2 है और ए बी की रैंक 3 है, तो इनकी तो दोनों की रैंक ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन आएगा इस सिस्टम का आंसर। तो कहां लिखना चाहिए, चलिए यहीं लिख देता हूं शॉर्ट में, छोटा सा, है ना। देखो, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक है 2। समझ में आ गया 2 क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर दो नॉन जीरो रो है, और जो आपके पास मैट्रिक्स ए बी है
इसकी रैंक है 3, क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें 3 नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो हो गई, है ना? तो यहां पर ए की रैंक नॉट इक्वल है ए बी की रैंक। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हमारा यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम है? इनकंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना था, लेकिन हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है एंड हैज नो सॉल्यूशन, एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका नो सॉल्यूशन क्यों। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर या तो नो सॉल्यूशन होना है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यूनिक तो हो ही नहीं सकता, यूनिक नहीं हो सकता। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करेंगे, है ना? अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो इसको देखो आप, इस क्वेश्चन को जो मैंने डीपीपी में दिया है, यहां पर इक्वेशन 4 है, वेरिएबल 3 है। इक्वेशन 4 है, वेरिएबल 3 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होगा, 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, उसको इक्लियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, है ना? वहां से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, इसमें 4 वेरिएबल है, 4 ही इक्वेशन है, तो इसमें जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी वो 4x5 की बनेगी, उसको इक्लियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आंसर आएगा। तो यहां पर कोई वैरायटी आपकी बचेगी नहीं। चलिए यहां पर अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखिए क्या कहा गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। द इक्वेशन, देखो यहां पर 3 इक्वेशन दे रखी है, हैव ए सॉल्यूशन, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो 3 इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन है ना? इनका क्या है? सॉल्यूशन। अगर इनका सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आ रही है? एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन के ईच केस। देखो यहाँ पर के स्क्वायर है, हो सकता है कि यहाँ पर के की वैल्यू 2 आए, क्या आएंगी? 2, मतलब के की वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकती है। तो अगर के की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो आपको दोनों केस के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि के की दोनों वैल्यू के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वैसा ही है जैसे मैंने आपको इससे पहले कराया था जहां पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की थी, लेकिन फिर भी मैं इसको भी करा देता हूं। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आप कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू में के, और थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस वाई प्लस 10z इज इक्वल टू में के स्क्वायर। ये हमारे पास सिस्टम। अब जरा ध्यान से देखो, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू के, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू के स्क्वायर। अब मैं यहां पर लिखूंगा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा 1 2 4, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखूंगा 1 1 1, y का कोफिशिएंट तीनों जगह 1, ठीक है। z का कोफिशिएंट 1 4 10, 1 4 एंड 10, और उसके बाद सेमी कोलन लगा के मैं यहां पर लिखूंगा k, सॉरी 1 है पहले, तो स्टार्टिंग में क्या है 1 1 k एंड के स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देखो इसमें डायगोनल कहाँ है, ये रहा। हमें क्या करना है, इसके नीचे तीनों को जीरो करना है, इसके नीचे तीनों को जीरो करना है, मतलब आपको इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। तो चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखो पहले तो इसको और इसको जीरो कर लेते हैं। तो कैसे जीरो होगा, R2 में चेंज, R2 में चेंज, देखिए इसमें चेंज कर रहा हूं, R2 में चेंज, R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1,
भाई 2 में से -2 करेंगे 0 बन जाएगा। एक और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R3, तो R3 में चेंज R3 प्लस -4 टाइम्स ऑफ R1, ये लीजिए। अब यहां पर मैं इनको 0 बना देता हूं, तो यहां पर देखिए हमारे पास पहली दो रो, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, है ना, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 और यहां पर सेमी कोलन और ये 1, पूरा 1 है यहां पर, तो है ना, 1 1 1 1, ठीक है। अब सेकंड रो में हमारा चेंज आएगा, देखिए 2 - 2 0, भाई आपको R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है ना, R1 को -2 से, तो ये -2 और +1, तो माइनस का 1 बचेगा, -2 + 1 -1। अच्छा इसमें देखो -2 + 4 प्लस का 2 बचेगा। अच्छा यहां पर आ जाओ, -2 और ये k, तो k -2, तो यहां पर आएगा k -2। थर्ड रो में चलते हैं, देखिए यहां पर अब हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 - 4 0, उसके बाद यहां पर देखो -4 + 1, तो -3 आएगा। उसके बाद यहां देखिए -4 + 10 प्लस का 6 आएगा, -4 + 10 प्लस का 6 आएगा। अच्छा यहां पर देखो ये कितना है, -4 और ये कितना है, k², तो k² -4 आएगा, k² -4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब किसको 0 बनाना है, अब हमें 0 बनाना है इसको, क्योंकि हमारा ये है डायगोनल, क्लियर है, तो इसके लिए ऑपरेशन लिखते हैं और इसके हेल्प से बनाएंगे, तो इसको 1 बनाना जरूरी नहीं है ना, ऐसे ही 0 बन जाएगा। देखिए R3 में चेंज, इक्लियन फॉर्म का यही फायदा है, नॉर्मल फॉर्म में तो 1 बनाना पड़ता है, इसमें बिना 1 बनाए भी काम चल जाता है ना। 1 हम केवल तब बनाते हैं जब कैलकुलेशन आसान हो रही हो। देखो तो R3 में चेंज R3 प्लस, देखो ये -3 है, इसमें +3 ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, -3 टाइम्स ऑफ R2 इसमें ऐड कर देंगे। भाई जब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 बन जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, R3 में प्लस करेंगे -3 टाइम्स ऑफ R2, अब देखो कितना आ जाएगा ना। हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, जरा ध्यान से देखो, और अगले स्टेप में हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखिए पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 1 1 और यहां पर भी 1, 0 -1 2 और k -2। R3 में चेंज करना है, R3 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R2, तो देखो ये तो 0 रहेगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -6 बनेगा, ये +6 है, ये भी 0 बन जाएगा, इज इक्वल, ये आ गया सेमीकोलन। इसके बाद देखो जरा हमें क्या करना है, इसमें -3 से, देखो इसको मैं कर लेता हूं, k² -8, ये R3 है, इसमें हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -3 टाइम्स ऑफ R2, इसमें हमें ऐड करना है -3 टाइम्स ऑफ R2। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं -3 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, -3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, ये तो k² -8 हो गया, है ना। अब हमें प्लस करना है, -3 से इसको मल्टीप्लाई करना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 3k आएगा। देखो अगर आप -3 से k में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k बन जाएगा, और -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो +6 बन जाएगा। तो ये कितना बचा फाइनली, k² और -3k एंड -2, ये आ जाएगा। तो यहां पर आएगा k² -3k एंड -2। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने किया। देखो ये k² -8 मैंने लिखा, फिर मैंने इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, तो -3 इंटू के -3k -3 इंटू -2 प्लस का 6, तो मेरे पास ये आ गया k² -3k -2। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, इसके फैक्टर अगर आप करते हैं तो ये k -1 और k -2 आ जाएंगे, k -1 फैक्टर करने आप सबको आते होंगे, ये आ जाएंगे। या आपको अगर फैक्टर नहीं भी करने तो आप कैलकुलेटर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से आपकी k की वैल्यू 1 और 2 आएगी। अभी फिलहाल हम निकाल नहीं रहे, अभी निकालेंगे। चलिए तो यहां पर ये आ गया मेरे पास, है ना, यहां पर ये आ चुका। अब देखो क्या करना है, ध्यान दीजिए जरा,
अब हमें यहां पर हमारा फाइनल आ चुका है, हमें यहां पर रैंक देखनी है। अब इसमें क्या कहा कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, आप मुझे ये सोच के बताइए कि इस सिस्टम का अगर सॉल्यूशन है तो किसकी वैल्यू 0। यहां पर एक कैलकुलेशन मैंने यहां पर गलत कर दी है, इसको सही कर लेना एक बार। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये के स्क्वायर माइनस 8 नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पर ऑपरेशन लगाया था R3 माइनस 4R1, तो ये के स्क्वायर और माइनस का 4, यहां पर -4 होगा, यहां पर क्या होगा -4, ठीक है ना। अब यहां पर अगर -4 होगा तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, देखो जरा अब ऑपरेशन R3 कितना हो गया के स्क्वायर -4। अब हमें इसमें ऐड करना है माइनस का 3R2, तो यहां पर ये माइनस का 3K और प्लस का 6 आएगा। तो अब यहां से के स्क्वायर माइनस का 3K और प्लस का 2 आएगा, ये प्लस आएगा, बस इतना अंतर आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जरा, तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि इसका सॉल्यूशन कब होगा, इस सिस्टम का सॉल्यूशन कब होगा। देखो यहां पर जो ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक 2 आ रही है, इसकी रैंक कितनी है 2, तो सीधी सी बात है ए बी की रैंक अगर 2 होगी तभी इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। देखो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यूनिक, क्योंकि यूनिक तब होता है जब हमारे पास रैंक और नंबर ऑफ अननोन बराबर हो। लेकिन यहां पर तो ए की रैंक कितनी आ गई 2 आ गई और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3 है, तो इसका मतलब यहां पर रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम है। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी बची है कि इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है, कब, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तब। अगर ये 0 होगा तो ए की रैंक भी 2 हो जाएगी, ए बी की भी 2 हो जाएगी और इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब देखो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि के की वैल्यू क्या होगी अगर इसका सॉल्यूशन है, तो अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखो अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, अब ध्यान से समझना यहां पर, अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 0 और यहां से आपका के निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, के। तो 4, चलिए यहां पर स्पेस यहीं पर लिखता हूं थोड़ा सा, देखिए द गिवन सिस्टम हैज सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम हैज सॉल्यूशन, इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, द गिवन सिस्टम हैज सॉल्यूशन। कब होगा इस सिस्टम का सॉल्यूशन, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि के स्क्वायर -3K प्लस 2, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा और इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिलहाल तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। अब यहां से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो ये k-1 और k-2 इसके फैक्टर आएंगे। बाकी आप कैलकुलेटर से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ऑप्शन होता है। तो यहां से k की 2 वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक 2 आ गई। अब हमसे आगे क्या कहा, एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। अब हमें क्या करना है, k की यहां पर 2 वैल्यू है, तो इसमें यह कहा गया कि दोनों केस के लिए आपको इन इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखो अब यहां पर हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। केस 1, केस 1, देखिए केस 1 क्या है, केस 1 की के की वैल्यू कितनी है 1 है, के की वैल्यू कितनी है, केस 1 में हम के की वैल्यू को लेंगे 1। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आ जाओ वापस, भाई सॉल्यूशन तो हमारा यहीं से आएगा ना, तो यहां पर आप के की वैल्यू को क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। देखो के की वैल्यू अगर यहां पर 1 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि के की वैल्यू यहीं से निकली है। तो इसका मतलब ये पार्ट तो आपका 0 है, ठीक है ना, ये पार्ट क्या है आपका 0 है, के इक्वल टू 1 पे, के इक्वल टू 1 पे भी 0 है, के इक्वल टू 2 पे भी 0 है। अब आपको क्या करना है, इन यहां पर इन दो इक्वेशन को लिखना है। तो देखो ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, ये वाई का, ये जेड का और ये इक्वल टू है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, माइनस वाई प्लस 2 जेड, माइनस वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल टू, अब देखो के की वैल्यू को यहां पर 1 पुट करेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। और केवल 2 ही इक्वेशन बन सकती हैं। क्यों 2 इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि ये पार्ट तो 0 है। बात समझ में आ गई। अब इनको हम करते हैं सॉल्व, देखिए कितना आएगा। देखो क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन रहा है, क्या बन रहा है इनफाइनाइट, तो सीधी सी बात है एक को आपको
एक वेरिएबल को आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि लेट जेड इक्वल टू के। जेड किसके बराबर है? के के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर जेड को के बराबर मान लेता हूं तो देखिए अब कितना आ जाएगा। देखो अगर मैं जेड को के यहां पर पुट करता हूं तो ये 2k हो जाएगा और ये 2k उधर जाएगा, यानी कि -y और प्लस का 2k और माइनस का 1। तो यहां से -y इज इक्वल टू माइनस का 2k और माइनस का 1। इधर से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा 2k प्लस 1। तो यहां पर y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2k प्लस 1 आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। y हमने z हमने पुट कर दिया। अब आगे देखो y हमारे पास आ चुका, z हमने मान लिया था, अब हमें x निकालना है। तो अब आप एक काम करो, z की वैल्यू और y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या आएगा। x कितना है? x हमें निकालना है, प्लस y कितना है? 2k प्लस 1 और z कितना है? k और इक्वल टू में 1 है। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस कितना हो गया? 3k और 3k, ये 3k प्लस 1 इक्वल टू में 1। 1 से 1 कट गया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3k। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कहीं कुछ गलत कर दिया क्या। ये z था 2k, तो ये 2k उधर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2k प्लस 1 हो गया, z k है। तो यहाँ पर अगर मैं z को k पुट करता हूँ, ठीक है, और y को 2k प्लस 1 पुट करता हूँ, 2k प्लस 1, तो ये 3k हो गया, 1 से 1 कट जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 3k आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर y भी आ गया, x भी आ गया और z भी आ गया। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। तो मुझे लगता नहीं आपको अब यहाँ पर कोई दिक्कत इसको समझने में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारा एक केस हुआ है, अभी हमारा एक ही केस हुआ है। आगे देखिए ना, केस नंबर 2। देखिए केस 2 क्या होगा यहाँ पर? केस 2, केस 2 में हम क्या करेंगे? अगेन देखो अब केस 2 में हम k की वैल्यू को लेंगे 2। k की वैल्यू को कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर k को, अच्छा एक चीज रखना, यहाँ पर k, अच्छा मैंने इसको भी k मान लिया। एक काम करते हैं, वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन फिर भी मुझे अलग ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, z को a ले लेते हैं। z को क्या ले लेते हैं? a। भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। z को मैंने ले लिया a, तो जब मैं z को यहाँ पर a लूंगा तो माइनस वाई और ये हो जाएगा मेरे पास 2a, है ना, माइनस वाई जेड की जगह ए रखूंगा तो y प्लस 2a आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये माइनस वाई माइनस का 2a, यहां से कितना आंसर आएगा? माइनस का 2a और माइनस का 1, माइनस कॉमन ले लेंगे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2a प्लस 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं मैं, देखिए जरा कितना आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2a प्लस 1 और z इक्वल टू a, तो यहाँ पर a और यहाँ पर 2a प्लस 1, तो x प्लस 2a प्लस 1 और प्लस a इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए x प्लस 3a प्लस 1 इक्वल टू में 1, 1 से 1 खत्म हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस का 3a बचेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अब इधर आ जाते हैं, यहां पर k की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो k की वैल्यू 2 को कहां पुट करना है? यहां पुट करना है। अब देखो यहां से क्या बनेगा, पहली इक्वेशन तो सेम रहेगी, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 1। दूसरी इक्वेशन देखो जरा, माइनस वाई प्लस 2z, माइनस वाई प्लस 2z, माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू, माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू, देखो 2 माइनस 2 जीरो बन जाएगा तो राइट साइड में आएगा जीरो। तो यहां से आप देख सकते हैं y इक्वल टू 2z आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया? 2z। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशन हमारी यहां पर है। एक इक्वेशन नंबर, इसको मैं मान लेता हूं 3 और इसको मैं मान लेता हूं 4। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो ना। अब मुझे यहां पर फिर से एक को मानना पड़ेगा, लेट, यहां पर अगेन मैं जेड को मान लेता हूं। तो यहां पर मैं जेड को मान लेता हूं इस बार बी, पहले ए माना था बी मान लेता हूं, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर K1 ले लो और वहां पर K2 ले लो तो K से अलग हो जाए।
चलिए जेड को मैं बी ले लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं जेड की जगह बी रखता हूं तो माइनस वाई प्लस टू बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वाई इक्वल टू टू बी आ जाएगा। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू बी। तो यहां पर देखो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू बी है, बोल बात समझ में आ रही, जेड की वैल्यू बी है और वाई की वैल्यू टू बी है, और यहां पर जेड की वैल्यू ए थी, y की वैल्यू 2a प्लस वन थी और x की वैल्यू माइनस थ्री ए थी। चलिए अब यहां पर x भी निकाल लेते हैं। तो आप z को और y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x प्लस जेड कितना है b और ये कितना है 2b, तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 1, तो यहां से ये 3b आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3b और प्लस का 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने यहां पर दोनों केस में सॉल्व कर दिया। तो हमसे यही पूछा था कि आप k की वैल्यू निकालो और उसके बाद ईच केस में आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, यानी कि k की आपकी जो टू वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आई हैं, पहले आपको k इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन निकालना, फिर k इक्वल टू 2 के लिए निकालना। तो कुछ नहीं करना आपको इसमें, यहां पर k की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो और इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों केस में आंसर आ गया। अब यहाँ पर डीपीपी में भी मैंने देखो 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 6 आपको डीपीपी में दिए और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है सॉलिड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं और 6 क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिए। अगर ये आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ये 12 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो इसमें 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, इसमें 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। यहां पर आप देखो बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, सेम वही क्वेश्चन ये भी है। एक और देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया और आप देखेंगे ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। देखो अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 220 में आया हुआ है, ये 2015 में आया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं मैंने सारे यहां पर ले लिए। क्लियर है? अब देखो इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार देखो जरा, सॉल्व बाय कैलकुलेटिंग द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रोड ऑपरेशन। मतलब यहां पर 4 इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, इन्होंने कहा कि इनवर्स को कैलकुलेट करके तब आपको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा जो आप 12th में यूज करते थे। भाई पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका एक्स आएगा। बात समझ में आ रही है? इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहां पर आप इनवर्स को 12th वाले मेथड से नहीं निकालेंगे। देखो क्या कहा गया आपसे, बाय कैलकुलेटिंग द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपको ए इनवर्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालना है और यहां पर पुट करना है। मैंने आपको इनवर्स कैलकुलेट करना लेक्चर नंबर 1 में ही सिखा दिया था। तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना, बी में मल्टीप्लाई करना है और फिर कंपैरिजन करके आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? यहाँ पर 4 वेरिएबल है, चारों वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।